गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। जैसे कि आप सबको शायद पता होगा कि अभी रिसेंटली वहां पे नोबेल प्राइज वगैरह की वहां पे बातें चल रही है, नोबेल प्राइजेस जो है वहां पे डिक्लेयर हो रहा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले करते हैं कुछ बात। सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, दोनों के ऊपर आज करेंगे अपने थोड़ी सी बातें कि भैया किसको इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर वहां पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2025 के अंदर। दी एंट्री एग्जिट सिस्टम जो अभी रिसेंटली वहां पे यूरोपियन यूनियन ने वहां पे शुरुआत की है, तो उसके बारे में कुछ करेंगे बात। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0, जो बेसिकली हमारी इंडियन आर्मी की वहां पे जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसको बढ़ाने के लिए कुछ लाया गया है। फिर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो अभी दिल्ली के अंदर वहां पे यशो भूमि के अंदर वहां पे लॉन्च की गई है। एंड द लास्ट वन दैट इज प्रधानमंत्री सेतु स्कीम, जो थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट और वगैरह के ऊपर वहां पे करेगी फोकस। सो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से वहां पे मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यू कैन सी कि भैया यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम एज वेल, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी फॉर गुजराती। सो आपकी और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, किसी भी की वहां पे प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो पीडीएफ है आपके सामने या फिर जो लेक्चर आप यहाँ पे सुन रहे हैं, वो बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऊपर करेगा फोकस। सो आप दोनों के कंटेक्स्ट में इसको यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि भैया प्रीलिम्स के अंदर हमें कौन सा डेटा याद रखना है और मेंस के अंदर कौन से टॉपिक्स जो है दे आर इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले अगर हम नोबेल प्राइज वगैरह की बात करें, सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रीलिम्स टॉपिक। क्योंकि अगर आपको मेंस में वहां पे क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर किसी इनोवेशन के ऊपर या फिर अगर कोई चीज वहां पे खोजी गई है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो बात अलग है। अदरवाइज किसको नोबेल प्राइज मिला तो वो तो एक सिंपल एक नाम ही होता है, तो वो बेसिकली आपको प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में इन 2025 ये वाला नोबेल प्राइज किसको यहाँ पे मिला हुआ है, तो एक है जॉन क्लार्क, दूसरा है अपने मिशेल एच डेवोरेट और तीसरा है जॉन मार्टिनीज। तीन लोगों को वहां पे कंबाइन में नोबेल प्राइज मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट एंड द लास्ट वन इज जॉन मार्टिनीज। और किसके लिए उनको मिला है, फॉर देयर पायोनियरिंग डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए और साथ में एनर्जी क्वांटिजेशन के लिए उनको वहां पे ये वाली चीज इनायत की गई है, दैट इज नोबेल प्राइज। वी ऑल नो कि भैया नोबेल प्राइज जो है वो बेसिकली 1901 से वहां पे शुरू हुआ है, जो फिजिकल साइंस के अंदर यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फिजिकल साइंस की फील्ड के अंदर अगर किसी ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे एडवांस कुछ काम किया है, जिसने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को वहां पे और बढ़ाई है रिगार्डिंग द यूनिवर्स, तो उसको वहां पे ये वाला प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज। और वहां पे लगभग 11 मिलियन सेक दैट इज ऐसी के वहां पे उनको दिया जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़ रुपए उनको वहां पे मिलते हैं। अवार्ड एन्युअली बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, तो वो वहां पे इनको देती है अवार्ड। और कौन है इस बार के विनर्स, कहां से वो लोग बिलोंग करते हैं। जॉन क्लार्क जो है वो बेसिकली कहां के प्रोफेसर है, तो बोले प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो बर्कली के अंदर आपको मिलती है यूएस में। मिशेल डेवोरेट जो है वो येल यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे पढ़ाते हैं, दैट इज द प्रोफेसर ऑफ येल यूनिवर्सिटी। एंड जॉन मार्टिनीज जो है ही इज अ रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा। तो देखा जाए तो कि तीनों की तीनों बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू यूएसए। सो बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कौन से टॉपिक के लिए उनको वहां पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग
and energy quantization in electric circuits. सेम चीज अगर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की अगर हम करें बात, तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025, तो किसको इस बार ये वाला नोबेल प्राइज मिला हुआ है? तो यहाँ पे भी सेम 3 अलग अलग लोग हैं। पहले जो है उनका नाम है सुसुमा किटागावा, दूसरे है उनका नाम है रिचार्ड रॉबसन, और तीसरे का नाम है ओमर यागी। और किसके लिए उनको वहां पे नोबेल प्राइज मिला गया है? फॉर क्रिएटिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, दैट इज MOFs, which is a revolutionary class of porous materials that can trap, store and release molecules with high precision. अगर आपको मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करना है, उसे स्टोर करना है और उसे रिलीज करना है विथ अ गुड प्रिसीजन, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस मटेरियल का, जिसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो बेसिकली एक पोरस मटेरियल वहां पे है। और सेम केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज कब से वहां पे मिल रहा है? तो एस्टैब्लिश बाय अल्फ्रेड नोबल्स 1895 विल। और वो किसके लिए वहां पे होता है? तो भैया जिनके केमिकल साइंस के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स होते हैं, दैट इज फॉर बेनिफिटिंग द ह्यूमैनिटी, तो उन्हें यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है केमिस्ट्री का। और 2025 का ये जो अवार्ड जो है, उसने हम बोल सकते हैं दैट इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द इनोवेशंस एज वेल एज रीडिफाइंड द मटेरियल्स केमिस्ट्री, एंड इट हैज ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप किसी भी मॉलिक्यूल को वहां पे ट्रैप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एज वेल एज रिलीज कर सकते हैं विद अ गुड प्रिसीजन। विनर्स कहां से है? जो सुषुमा किटागावा जो है वो जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी से है, रिचार्ड रॉबसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, मेलबोर्न, एंड ओमर यागी जो है वो बेसिकली बर्कली से है, दैट इज USA। सो दैट इज ऑल अबाउट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। साथ में एक नई सिस्टम वहां पे वापस आ रही है इन यूरोपियन यूनियन, जिसको अपने बोलते हैं एंट्री एग्जिट सिस्टम। और क्या है ये एंट्री एग्जिट सिस्टम? तो उसके बारे में थोड़ा सा वहां पे जानते हैं। देखिए, जितने भी नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन, यूरोपियन यूनियन वाले स्टेट्स के अंदर, या फिर स्टेट्स बोल सकते हैं या फिर आप कंट्रीज भी बोल सकते हैं, बट दे आर यूजिंग दैट वर्ड, जितने भी नॉन यूरोपियन सिटीजन्स यूरोपियन यूनियन के अंदर वहां पे एंटर होते हैं, तो वहां पे एक नई चीज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और कौन सी वाली चीज? तो बोले बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम। कब से होगी ये वाली सिस्टम की शुरुआत? तो बोले 12 अक्टूबर 2025 से यहां पे इसको शुरुआत इसकी हो चुकी है। इट इंक्लूड्स द ब्रिटिश ट्रैवलर्स एंटर एंड लीव द शेंगन एरिया। ये शेंगन एरिया बेसिकली क्या होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास कंट्रीज और साथ में कुछ 2-3 अलग अलग वहां पे आसपास की कंट्री, तो उन सबको मिला के वहां पे शेंगन एरिया बोला जाता है। और शेंगन एरिया का मतलब बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन बोला जाता है उसी एरिया की बात है। तो ये बेसिकली इसे शेंगन एरिया इसलिए नाम दिया गया है कि इस यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज है, एक बार आपने वहां पे एंट्री ले ली तो आप किसी भी कंट्री में इंटरनली वहां पे यहां से वहां पे मूव कर सकते हैं। आपको उसके लिए अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं एक बार अगर आप उस एरिया के अंदर एंटर हुए हैं तो। और उस एंट्री और एग्जिट के लिए ही वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की यहां पे बात है। So about entry exit system, that is EES, it is a biometric border control system जो एंट्री और एग्जिट के डिजिट के रिकॉर्ड्स को वहां पे डिजिटली वहां पे स्टोर करती है। और ये किसके एंट्री एग्जिट की बात चल रही है? तो बोले नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स जो शेंगन एरिया को विजिट करने के लिए वहां पे आए हैं। पहले यहाँ पे क्या चल रहा था? तो बोले मैन्युअल पासपोर्ट स्टैंपिंग प्रोसेस वहां पे चलती थी, और उसकी जगह पे अभी से कौन सी प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाएगी? तो इट इज एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। किसने इसको लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय यूरोपियन यूनियन अंडर इट्स स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव। और इससे बेसिकली होगा क्या कि बॉर्डर प्रोसीजर्स जो है और साथ में उनकी जो एफिशिएंसी है थ्रू ऑटोमेशन, उसे वहां पे और बढ़ाया जा सकता है। जितने भी इलीगल माइग्रेशंस वहां पे होते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओवरस्टे बियॉन्ड द 90 डेज लिमिट इन एनी 180 डे पीरियड,
तो अगर कोई अपनी वहां पे लिमिट से ज्यादा वहां पे स्टे कर रहा है या फिर अगर कोई इलीगल वहां पे माइग्रेट कर रहा है, तो इस बात को कॉम्बेट करने के लिए इस सिस्टम की वहां पे हुई है शुरुआत। टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी ऑफ शेंगन जोन्स। की फीचर्स उसके क्या रहेंगे? एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे आपको देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब क्या है? तो बोले इट अप्लाइज टू ऑल नॉन यूरोपियन यूनियन नेशनल्स इंक्लूडिंग यूके सिटीजन्स who are entering 27 Schengen states plus Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein। और साथ में देखा जाए तो ग्रेजुअल रोल आउट का भी आप वहां पे देख सकते हैं दैट फुल इंप्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड बाय अप्रैल 10, 2026। तो मतलब धीरे 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 वहां पे जो मैनुअल सिस्टम है उसको वहां पे विड्रॉ करेंगे और ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, गिनती है कि भैया नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 तक उसे कंप्लीटली वहां पे वर्किंग मोड पे ला सके। और उसके मेन और फीचर्स में क्या बोल सकते हैं? तो बोले इंटीग्रेशन विद द फ्यूचर सिस्टम। फ्यूचर की कुछ सिस्टम के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे कि यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथोराइजेशन सिस्टम। एक सेंट्रल डेटाबेस वहां पे रहेगा जो बहुत ही फास्टर और एक्यूरेट आइडेंटिटी को वहां पे वेरिफिकेशन वहां पे उसका कर सकता है। अलग से आपको कोई नई एडिशनल कॉस्ट वहां पे लगाने की किसी के ऊपर जरूरत नहीं। सो रजिस्ट्रेशन अंडर ईईएस इज फ्री फॉर दी ट्रैवलर्स। तो एक बॉर्डर इनिशिएटिव बोल सकते हैं, एक बॉर्डर मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर कोई ओवरस्टे कर रहा है या फिर अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई झूठी आइडेंटिटी वहां पे बना रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। सो दैट इज ऑल अबाउट एंट्री एग्जिट सिस्टम विच इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन। जो उसके शेंगन एरिया के अंदर अगर किसी की भी वहां पे एंट्री होती है या एग्जिट होती है, तो एक पूरी बायोमेट्रिक उसके लिए एक सिस्टम है, ऑटोमेटेड एक सिस्टम है। The next topic that is about Indian Radio Software Architecture Standard 1.0। क्या है ये इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर? तो बस आपको उस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा वहां पे ध्यान रखना है। मेंस के अंदर भी इसका मेंशन कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछना दैट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये भी क्या है। The DRDO has launched द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0, जो बेसिकली एग्जैक्टली है क्या? एक नेशनल फ्रेमवर्क है जो इंडिया की मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी को वहां पे बढ़ाएगा, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएगा और स्टैंडर्डाइजेशन वहां पे आपको दिखाई देगा। सो इंडिया की मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए जो चीज यहाँ पे डेवलप की गई है, इट इज नोन एज इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एक पहला नेशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस विच आर यूज्ड बाय आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। और बेसिकली ये कौन सी चीज प्रोवाइड करेगा? सो इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क, किसके लिए? फॉर डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग एंड अपग्रेडिंग द सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को वहां पर डेवलप करने के लिए, उसे इंटीग्रेट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए एक पूरी यूनिफाइड सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगी। किसने इसको डेवलप किया है? तो बेसिकली नॉर्मली ये क्वेश्चन का आंसर आता है डीआरडीओ, लेकिन वहां पे उनको हेल्प की है आईडीएस और ट्राई सर्विसेज ने। आईडीएस का मतलब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इसे होगा क्या? तो रेडियो के थ्रू वहां पे इंटरऑपरेबिलिटी जो है वहां पे बढ़ सकती है अक्रॉस ऑल थ्री सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। साथ में टू अनेबल वेव फॉर्म पोर्टेबिलिटी एंड सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिफेंस सिस्टम्स। उनके की फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले जैसे कि हमने आगे भी बात करी, एक कॉमन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रहेगा, तो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर वहां पे मिलेगा, एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड वहां पे मिलेगा, वेव फॉर्म पोर्टेबिलिटी वहां पे आपको मिल सकती है। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G फॉर फ्यूचर वॉरफेयर। और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ सकती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड क्रॉस सर्विस कम्युनिकेशन वहां पे अनेबल हो रहा है। सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पे है, सो इट इंक्लूड्स टेस्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। लास्ट में आती है उसकी सिग्निफिकेंस,
एक तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वहां पे मेंटेन होती है, ऑपरेशनल सिनर्जी बोल सकते हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन वहां पे बन सकता है बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड डिफेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अगर हम चाहे तो ये वाली चीज हम बाहर पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंडली नेशन है उनको हम ये वाले सिस्टम वहां पे बेच के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सिस्टम। एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर वहां पे लॉन्च हुआ है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल की तीनों ब्रांच गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। यस, द टाइम इज ओवर और दिवाली ऑफर यहां पे हो चुकी है स्टार्ट। और दिवाली ऑफर में क्या है, तो यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarship. Yes, up to 50% scholarship on your admission. तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर and you will get all the informations regarding the new batches, the structure, the directions that we are providing. और आप वो चीज भी वहां पे देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स के द्वारा कि भैया कौन से लेवल पे यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, और क्यों पीडी गुरुकुल को बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता है गुजरात के अंदर फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, बिकॉज वी फोकस ऑन दी ऑफिसर्स। सो स्पेसिफिकली यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं, ताकि एक अच्छे से लेवल पे वहां पे प्रिपरेशन हो सके। तो अभी तक अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है तो एक बार एटलीस्ट डेमो लेक्चर्स तो वहां पे अटेंड करना ही चाहिए। सो आफ्टर दिवाली नई बैच वहां पे हो रही है लॉन्च, एंड फॉर दैट you can fill up the form which is given in the description box, or you can also contact on this number to get all the informations. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली वहां पे इनॉग्रेट की है इंडिया मोबाइल कांग्रेस की एट यशोभूमि न्यू दिल्ली, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम है। इसको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे बात चले इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो वो किसके ऊपर बात चलेगी, तो बोले टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। So we can say that IMC, India Mobile Congress, is Asia's largest digital communication and technology exhibition, serving as a global platform for showcasing the advancement in telecom, IT, media and innovation. एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म वहां पे मिलता है जहां पे टेलीकॉम, आईटी, मीडिया और इनोवेशन को शोकेस करने का एक मौका वहां पे है, जो गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री के लीडर्स को, स्टार्टअप्स को, एकेडमिक्स को, उन सबको वहां पे गैदर कर रहा है टू डिस्कस द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज शेपिंग इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। ऑर्गेनाइज किसने किया था, बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थीम क्या रही थी इस बार की, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। एम क्या है कि भैया 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्युनिकेशन, उन सब में हमारे जो अचीवमेंट्स है उसको शोकेस करना है। साथ में ग्लोबल कोलैबोरेशन को वहां पे और बढ़ाना है, जिससे और इन्वेस्टमेंट डिजिटल इकोनॉमी के अंदर वहां पे अट्रैक्ट कर सके। प्लस देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन को भी वहां पे प्रमोट करना है। उसके लिए वहां पे रिसर्च, इनोवेशन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वहां पे करवाना है। फीचर्स क्या है, तो एक तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे 1.5 लाख विजिटर्स फ्रॉम 150 प्लस कंट्रीज एंड 400 प्लस कंपनीज। और वहां पे टेक शोकेसेस भी बोल सकते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को वहां पे शोकेस किया जाता है। फोकस्ड एरिया कौन सा रहता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज फ्रॉड रिस्क मिटिगेशन। जो फ्रॉड्स वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वहां पे फोकस रहेगा। और मेजर डेलीगेशंस कहाँ कहाँ से आते थे,
तो फ्रॉम जापान, यूके, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां से मेजर डेलीगेट्स वहां से है। तो बोल सकते हैं कि एक डिजिटल लीडरशिप भारत यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहां पे वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पीएम सेतु स्कीम। और क्या है पीएम सेतु? दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करने वाली एक स्कीम जिसका नाम है पीएम सेतु। और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके वहां पे एग्जैक्टली हमें करना क्या है? तो इंडिया की जो स्किल इकोसिस्टम है उसे मॉडर्नाइज करनी है, उसे इंडस्ट्री ड्रिवन करनी है, तो वहां पे उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग से वहां पे सब बातें हैं। सो इट envisions a government owned industry managed model for vocational training to make India's workforce globally competitive. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, जहां पे 1000 गवर्नमेंट आईटीआईस, और साथ में देखा जाए तो उसे वहां पे अपग्रेड करना है, और दूसरी चीज उन्हें फ्यूचर की और करंट की जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स है उसके रिगार्डिंग वहां पे जो स्किल्स वगैरह की जरूरत है उसके साथ उन्हें इंटीग्रेट करना है। प्लस क्लासरूम लर्निंग और ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको वहां पे फुलफिल करना है। क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाई जो है वो अलग लेवल पे होती है, और रियलिटी में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो वो काम वहां पे अलग होता है। तो उसके ऊपर यहाँ पे करना है हमें फोकस कि उसके उसके की फीचर्स क्या रहेंगे। तो हब एंड स्पोक मॉडल, 200 ITIs designated as hubs, each connected to 4 spokes. सो टोटल देखा जाए तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 800 को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात। वहां पे एडवांस मशीनरी लानी है, डिजिटल लर्निंग सिस्टम वहां पे लानी है, स्मार्ट क्लासरूम्स, इनोवेशन सेंटर्स, सो वी कैन से ओवरऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है। और वहां पे इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन भी आपको वहां पे मिलेगा, सो उनके साथ भी वहां पे पार्टनरशिप वगैरह की जाएगी। स्किल इनोवेशन इकोसिस्टम, जितने भी हब्स यहाँ पे बनेंगे वो सारे के सारे ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और स्टार्टअप इंक्यूबेशन के एक सेंटर के रूप में वहां पे काम करेंगे। सेक्टोरल फोकस, वहां पे अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज। और फंडिंग कितना है? तो बोले 60,000 करोड़ रुपीस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम 2025 टू 28, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट पीएम सेतु स्कीम। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसे यहाँ पे करते हैं, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।